माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं +2 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस एंड डायमेंशंस। अब इसके नाम को सोचकर हम सोच रहे हैं ना कि क्या चीज़ है ये। व्यवसायिक तो बिज़नेस हो ही गया। अब एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? हमारे आसपास की चीज़ें जो उससे रिलेटेड होती हैं। हम कहते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट, इसके बारे में तो बात करते हैं ना। वर्किंग एनवायरनमेंट मींस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हमारी बातें हो जाती हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर जो है व्यावसायिक वातावरण के लिए है। जैसे एक वर्कर है, हम उससे अच्छा काम लेना चाहते हैं, वो हमारी कंपनी में काम करता है, तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पता है क्या है कि उसे वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा दिया जाए। जहाँ वो काम कर रहा है उसे मिलजुल कर वहाँ पे काम किया जाए, उसका ध्यान रखा जाए, तो वो अच्छा भी काम करेगा और लंबे टाइम तक भी करेगा। तो यहाँ पर भी बिज़नेस की जब हम बात करते हैं ना, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट भी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना बिज़नेस लंबा टाइम चले और सक्सेस भी हो, आगे ग्रो भी करे, तो हमारे लिए बिज़नेस एनवायरनमेंट वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन 101% आता ही आता है इसमें से। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट है क्या चीज़? बिज़नेस एनवायरनमेंट है जो भी फैक्टर्स बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, जो तत्व बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन जिन पर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो क्या है? हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट है। कि ऐसे तत्व, ऐसे घटक जो बिज़नेस को प्रभावित करते हैं लेकिन जिन पर बिज़नेस कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमारे क्या हैं? व्यावसायिक वातावरण है। विशेषताएं क्या हैं इसकी? अब इसी के बेस पे हम देखें तो इसमें सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस लगी हुई हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो बिज़नेस से बाहर है, ऐसी सारी शक्तियाँ लगी हुई हैं, तभी तो हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है ना। और ये एक नहीं है बल्कि बहुत सारी फोर्सेस हैं, तो इसलिए इनकी जो प्रकृति है हम वो क्या कह रहे हैं? टोटलिटी, मीन्स कि बहुत सारी हैं। ये दो टाइप की मानते हैं हम इनको। एक होती है स्पेसिफिक, दूसरी होती है जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक कौन सी होती हैं? जो एक ही उद्योग होता है, एक इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री जब एक जैसी फर्में होती हैं उनसे मिलकर इंडस्ट्री बनी होती है ना, तो एक इंडस्ट्री में जो फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है, जैसे कस्टमर है, किसी फर्म को कैसे, किसी को कैसे, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटिव फर्में हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये हर एक को अलग अलग से प्रभावित करेंगी। तो ये तो वो शक्तियाँ हो गई। और जनरल कौन सी हैं? जनरल है जो एक ही जैसी हैं और सारी फर्मों को एक जैसा प्रभाव डालती हैं। अब वो कौन से हैं? कोई भी सोशल फैक्टर हैं, कोई भी पॉलिटिकल हैं, लीगल हैं, टेक्निकल है, उनका तो सभी पे प्रभाव एक जैसा होगा ना। अगर फर्में हैं तो फर्में पे देखो, कस्टमर तो किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास टेक्निक कम यूज़ कर रहा है, कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये तो अलग अलग हो गया। लेकिन सरकार जब नियम बना रही है वो तो सभी पे एक जैसा होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई और उस करके आपकी पॉलिसीज़ चेंज हो गई, तो वो क्या है? वो सभी फर्मों पे एक जैसा प्रभाव डाल रही है। तो यहाँ पे दो टाइप की हमारी शक्तियाँ हो जाती हैं। और तीसरी बात यहाँ पे क्या आती है कि ये इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। कि ये नहीं हम कह सकते अलग होगी। जैसे कोई गवर्नमेंट आई, वो कहता है कि आयात निर्यात नीति परिवर्तन हो गई, तो भाई अब वो आएगा तो राजनीतिक चेंज भी होगा और दूसरा चेंज भी हो जाएगा। तो मतलब एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगला इसमें क्या आ जाता है? डायनामिक नेचर का है ये। इसमें कई सारे घटकों का मिश्रण होता है, तो किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई चेंज होता रहता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ये डायनामिक नेचर का है। अब अनसर्टेनिटी है, हम बाहर के किसी फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं,
वो तो फिर भी थोड़ा बहुत फोरकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो फोरकास्टिंग सही होगी या नहीं होगी ये कहना आसान नहीं होता है ना। तो इसलिए कुछ नहीं पता चलता कि कैसे कब कोई टेक्निक चेंज हो जाती है, कब फैशन चेंज हो जाता है। हम आज कुछ ख़रीदते हैं, कल कुछ ख़रीदते हैं, पता चलता है भाई फैशन चेंज हो गया हमारा, तो हम तो अब ये नहीं डाल सकते, करते हैं ना उन कपड़ों के लिए। ऐसे ही जो लोग होते हैं, काम करते हैं, उनके लिए भी टेक्निक्स चेंज हो जाती हैं। अब क्योंकि ये जो वातावरण है ये बहुत सारे फैक्टर्स से मिलके बना हुआ है, तो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलके बनी होती है तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उस चीज़ के कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है उसमें, है ना। क्योंकि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, हम इंडिविजुअली हर एक को नहीं पहचान सकते। और रही बात इसमें, क्योंकि जो एक जैसे फैक्टर्स भी हैं बेशक, लेकिन सब बिज़नेस का वातावरण हर एक देश के हिसाब से अलग अलग होता है, क्योंकि सभी जगह अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, तो वहाँ का वातावरण भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो पता चला आपको कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस क्या है, अब क्यों जानना चाहते हैं हम। देखिए इसका फ़ायदा होता है, ये सबसे पहला फ़ायदा है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को करते हो ना अच्छे से स्टडी, तो आपको पता चल जाता है कि आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कौन सा अवसर मिल सकता है। अब आप देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कौन सी करते हो, आप पढ़ाई वो करते हो जिसमें आपका अच्छा कैरियर बन सके, जिसमें आप कल को कुछ इंडिपेंडेंट हो सके, ज़्यादा पैसा कमा सकें, यही बनते हो ना। और अगर कहीं पे आप ये देखोगे कि किसी चीज़ में नौकरियां कम हैं, तो आप वो काम नहीं करोगे। जैसे पहले इंजीनियर होते थे, इंजीनियरिंग करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन अब आजकल क्या है, लोगों के पास इतनी डिग्री हैं कि इंजीनियर भरे पड़े हैं, काम ही नहीं मिलता उनको। तो दूसरी तरफ हम चल पड़े कि नहीं अब ये नहीं ये बनेंगे, तो हम उस चीज़ को फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे बिज़नेस जो होता है ना, वो एनवायरनमेंट को अगर करता है तो उसे अपॉर्चुनिटी की जानकारी मिलती है, उससे वो फ़ायदा उठा सकता है। जैसे वो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे एशियन पेंट थी, काफ़ी एक ऐड आया करती थी, तो क्या हुआ कि वो उसने टेक्निक में पीछे रह गई। अब इस चीज़ को एक गुडलेस नैरोलैक ने पहचान लिया कि भाई इसके पास ये टेक्निक नहीं है और मैं इसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो उसने क्या किया, एक फ़ॉरेन कंपनी थी कंसाई पेंट्स, उसने उसके साथ समझौता कर लिया, दोनों कंपनीज मिल गई। केपी जो थी ना कंसाई पेंट्स, उसने क्या किया, एक सीडी टेक्निक उपलब्ध करवाई। अब सीडी टेक्निक से उसके पास पेंट वाली बहुत अच्छी वो आ गई, तो उसने क्या किया, मारुति उद्योग जो है, मारुति से अपना सारा का सारा टाई अप कर लिया, और जितने भी पेंट करने थे अब वो काम गुडलेक नैरोलैक ने ले लिया। तो उससे उसको क्या फ़ायदा हो गया, उसका बिज़नेस बढ़ गया, और नई टेक्निक यूज़ की उसने, तो उसको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो गए। हुआ ना बिज़नेस एनवायरनमेंट का फ़ायदा। अब जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ का बताती है ना, ऐसे ही वार्निंग्स भी देती है। अब वार्निंग्स कैसे दे रहे हैं वो, अब आपको बता देते हैं कि भाई अगर आप टाइम एंड अगेन उसको स्टडी करते जाते हो फिर पता चल जाता है। इसी के लिए जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, कि जैसे देखा कि वो टाइम एंड अगेन चेक कर रहे थे कि कस्टमर्स कितने सेटिस्फाई हैं कैसे नहीं है, तो देखा कि ना एक टाइम ऐसा था कि कारों को, जो कार थी वो बड़ी कम सप्लाई हो रही थी, लोग डिससेटिस्फाई हो रहे थे। मारुति ने देख लिया ये चीज़, मारुति ने टाइम पे भांप ली, तो उसने क्या किया कि दूसरी कंपनियां कुछ कर पाती उससे पहले उसने अपनी कारों की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अब कारों की सप्लाई बढ़ गई तो दूसरी कंपनियां नहीं आ पाई, तो उसका भी वो फ़ायदा हो गया। तो वहाँ पे उसने एक वार्निंग सिग्नल को ले लिया। तीसरा फ़ायदा अब उसका क्या है यहाँ पे, टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। अपना जो कोई भी बिज़नेस करता है उसे मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से मिलता है उसको, वातावरण से। तो यहाँ से उसने वातावरण से ही चीज़ें लेनी है और उसने एनवायरनमेंट को ही देनी है। तो वो यहाँ से देख सकता है भी एनवायरनमेंट क्या चीज़ चाहता है और मैं उसे क्या उपलब्ध कराऊँ और मैं उनसे क्या संसाधन ले सकता हूँ। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। फिर ये आपको उसमें भी फ़ायदा करता है, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अब टाइम एंड अगेन फैशन में, टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं।
अगर हम ये कहें ना, व्यवसाय जो कोई भी बिजनेस है उस पर चेंजेस का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि चेंज होने की स्पीड से। अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस फटाफट से हो रहे हैं, आप माल लेकर आए, इतने में तो कुछ और चेंज हो गया, आपका तो माल ही नहीं बिका था, आपको हो गया नुकसान। लेकिन हाँ, टाइम के साथ साल, 6 महीने, साल, 2 साल में चेंज हो रहा है, तो इतने तक आप माल निकाल लोगे, आपको पता है कि इसकी ये गति चल रही है, तो आप उसके साथ साथ अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप जो है वो प्लानिंग भी कर सकते हो। अब जैसे आईटीसी होटल्स थे, उन्होंने क्या किया, बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते थे, तो उन्होंने देखा कि इंडिया वाले जो हैं वहाँ पे टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। टूरिज़्म जो है वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, और जो इंडियंस हैं मतलब उनकी इसमें रुचि है बहुत। वो चाहते हैं कि बाहर की कंपनी आए, विदेशी जो फॉरेन करेंसी है वो मिले। तो या आईटीसी होटल ने क्या किया, अपना यहाँ पे होटल्स वगैरह बना लिए, तो वो अगर कोई भी बनाता तो उसको कर सकता था। और इसको उसने फिर क्या फ़ायदा देता है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस की भी अहम भूमिका होती है। अब जो बिज़नेस अगर हमारे इस पे नज़र रखेंगे एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करेंगे, वो लंबे टाइम तक जीवित रह सकते हैं, मतलब लंबे टाइम तक अपना बिज़नेस चला सकते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम एंड अगेन अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता है, उन्हें वार्निंग्स का भी पता है, उन्हें ये भी पता है कि भाई माल चाहता क्या है, वातावरण वो हमें दे क्या सकता है। तो जब ये सारी चीज़ें हमें पता होती है तो हम अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दोबारा से थोड़ा सा मीनिंग याद दिलाना चाहूँगी आपको। क्या था वो मीनिंग, ध्यान है? क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? क्योंकि जब हम किसी चीज़ की आगे वाली फर्दर चीज़ें करते हैं तो एटलीस्ट हमें उसका पहले मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे उसका क्या मतलब है। अब कंपोनेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज़ है हमारी? बिजनेस एनवायरनमेंट है ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं लेकिन उन पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। यही बताया था ना मैंने आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज़ है, कि उस पर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कुछ घटक होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन उन पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। वो हमारे क्या थे, बिजनेस एनवायरनमेंट था। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कंपोनेंट्स हैं कौन से। तो आज हम उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, ये जो कंपोनेंट्स हैं ना, इनको हम एक नाम से और बुलाते हैं। क्या नाम है वो? उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, ये हमारा हो गया डिमेंशंस। इसको हम डिमेंशंस भी कह सकते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। एक चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स के साथ पेपर में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कुछ और नाम दे दिया जाता है। आपको चीज़ भी आती है, क्वेश्चन भी आता है आपको, लेकिन आपको नाम नहीं पता होने के कारण आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और घर आके जब हम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो अब हमने इस साल ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमें दुख हो। ठीक है, और ये बात तो आप फ्यूचर के लिए भी ध्यान में रखिएगा। कल को आप कॉलेज में चले जाओगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी नाम के बहुत सारे, किसी चीज़ के बहुत सारे नाम हैं, तो वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए, स्पेशली क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के अब दो कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट और सेकंड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जैसा कि आपको पता चल रहा है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, लग रहा है ना देखने से आंतरिक, अंदर से, तो किसके अंदर से? बिजनेस के अंदर से। तो ऐसे इसमें अंग आएंगे जो बिजनेस को अंदर से प्रभावित करते हैं, आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। तो वो हमारे कौन से होते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो व्यवसाय को अंदर ही होते हैं और
एक बात और भी चीज़ है, जो कोई चीज़ अगर हमारे बिजनेस के अंदर होगी तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो बिज़नेस हमारे हाथ में है, हमारी मर्जी है, हमारे पास जो फैक्टर्स हमने जो खुद ने डिसाइड करने हैं वो तो हम खुद ही कर सकते हैं ना, उन पे तो हमारा हक है। हम उसको चाह के कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के उद्देश्य हैं, क्या इन पे आपका नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है आपका, है ना? ये तो आपने डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, कितना नहीं है, क्या आप उसको अचीव करेंगे, कितना आप उसको अचीव कर सकते हैं, आपको उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कर सकते हैं। तो इसमें आप अफेक्ट बाहर वैसे कोई नहीं कर रहा, व्यवसाय के अंदर है, आपने बनाने हैं, आप उसको कम कर सकते हैं, आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से पॉलिसीज़ ऑफ बिजनेस आ जाता है। आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, पॉलिसीज़ क्या हैं, उनको काम करने का तरीका, एक किस्म से नीतियाँ बना लेते हैं हम, है ना? नीतियाँ बना ली कि भी काम इस तरीके से चलेगा, हमने अगर ये रूल हम बना लें तो जैसे कि अब आप एक कहता है, आप कई बार दुकान पे जाते हैं, वहाँ लिखा होता है कि क्या लिखा होता है वहाँ पे, सिर्फ ओनली कैश सेल, मतलब सिर्फ नकद में ही वो लोग माल सेल करेंगे, उधार में नहीं करेंगे। तो वो उनकी क्या है, बिज़नेस की एक पॉलिसी है वो, ठीक है? तो ये पॉलिसीज़ भी क्या हैं, बिज़नेस की अपनी बनाई हुई है ना, बाहर का तो किसी ने नहीं कहा। अब कपड़े की आप मार्केट में जाते हो, कपड़े की 4 दुकानें हैं, तो क्या चारों दुकानें ही आपको कैश में देती हैं? नहीं, हर दुकान की अपनी मर्जी है। कोई कैश में देता है, कोई उधार में देता है, कोई कैश में और उधार में दोनों में देता है। हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है इसमें, ठीक है? तीसरी फिर कौन सी आ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको देखना है आपके पास कितनी कैपिटल है, आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, आपको मार्केट में भी सेल करना है उसको, तो आप अपने हिसाब से देखोगे, इस पर आपका कंट्रोल है, ठीक है? लेकिन बिज़नेस तो एक मेन चीज़ क्या है, बिज़नेस को ही प्रभावित कर रही है, नहीं कर रही है? डेफिनेटली बिज़नेस को प्रभावित कर रही है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो बिज़नेस चल रहा है ना? कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सारी चीज़ें तो हमें यही बताएंगी। फिर अगला हमारा कौन सा आ जाता है, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड काम करने का तरीका जो उत्पादन का है। अब आप कोई चीज़ बना रहे हो, किस टाइप की आप मशीनरी उसमें यूज़ कर रहे हो, आप हाथ से बनवा रहे हो, तो देखना पड़ता है। ये भी आपकी अपनी मर्जी है कि आप, जैसे कुछ काम होता है कि मशीनों से हो जाता है, कुछ काम लोग क्या करते हैं, वर्कर्स से करवाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्नीचर को ले लो, फर्नीचर बनाने वाला है, एक तो ऐसा है कि जिसके पास जो अपने वर्कर लगाएगा, अपने वो आरे से या जैसे भी है उनके पास उससे काटेंगे। दूसरा लकड़ी ऐसा भी हो सकता है कि आप, मशीनें आ गई हैं, आप उसमें लकड़ी को डालो, डिसाइड कर दो भाई यहाँ तक कटनी चाहिए, वो 1 मिनट लगाएगी। और जबकि एक इंसान अगर उसको खुद काटेगा, उसको खुद शार्प करेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, है ना? ये अफेक्ट भी कर रहा है लेकिन डिसाइड भी आप कर रहे हो, तो इट मीन्स ये आपके कंट्रोल में है। लाइकवाइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट को किस तरीके की आप सूचना प्रणाली में आप क्या यूज़ करते हो, ये चीज़ देखते हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो कि प्रबंध में आपकी कितनी भागीदारी आप लगवा रहे हो। एक होता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एक तो आपने मैनेजमेंट में अपॉइंट कर दिए बंदे, वो जो करेंगे ठीक है, लेकिन वर्कर्स भी हमारे एक कंपनी का, एक बिज़नेस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और कहते हैं कि अगर आप उनको अच्छा देते हो ना, आप उनको अच्छा समझते हो, उनको अपना एक रिकॉग्नाइज़ करते हो, तो वो लोग काम अच्छे से करते हैं, उन्हें भी मैनेजमेंट में हिस्सा देते हो भी, अगर वो भी अपना बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग है। कई बार इंसान की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है। अब देखो कि हर एक का अपना अपना दिमाग होता है। आप क्लास में पढ़ते हो, क्लास में टीचर एक सब्जेक्ट को एक पढ़ाने वाला है, लेकिन नंबर सबके फिर भी वेरी, क्यों?
बुक भी आप एक फॉलो कर रहे हो, टीचर भी एक है, टाइमिंग्स भी दे रहे हो, तो रिज़ल्ट डिफरेंट क्यों? वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे कैसे कैच कर रहे हो। हर एक का अपना दिमाग है, अपना उसमें लापरवाही है, कोई ध्यान से पढ़ रहा है, हर चीज़ होती है। इसी तरह से है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैसे कैसे आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने हैं। मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है? एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ से है कि वो रिस्की नेचर का है या नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि रिस्क उठा लेते हैं, कुछ नहीं उठाते हैं। तो बिज़नेस में तो देखो एक चीज़ लेनी पड़ती है कि अगर आपके पास प्रॉफिट्स आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो यू शुड हैव टू रिस्की नेचर, आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अब आपको ये लगता है कि आप एक फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग में हमें लगता है कि इस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, तो हम पहले से अपना वो माल उस हिसाब से तैयार कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको रिस्क उठाना पड़ेगा कि आपने अपनी फोरकास्टिंग के बेस पे वो माल रेडी कर लिया। कल को हो सकता है कि उतनी डिमांड ना निकले, हो सकता है कि आपका माल ना बिके, है ना। तो यहाँ पे अब क्या है, अब इसमें दो लोग थे, एक ए था, एक बी था। ए कहता है भाई मैं तो 10,000 यूनिट बनाऊंगा और अच्छा काम निकलने के चांसेस हैं। बी कहता है नहीं भाई, ना बिके तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो सारा पैसा डूब जाएगा। करता करता बेचारा 2,000 यूनिट ही बनाता है उसकी, ठीक है। अब उसने 2,000 यूनिट बना ली, कल को मार्केट में डिमांड तो बहुत अच्छी निकल गई। तो अब डिमांड अच्छी निकल गई तो इसने 10,000 यूनिट बनाई थी, इसने 2,000 यूनिट बनाई है, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा? ए को, है ना। और बी को यहाँ पे कम होगा, क्यों? क्योंकि ए ने तो रिस्क उठाया था। हाँ, कल को ऐसा भी हो सकता था मार्केट में ना भी डिमांड निकलती तो हो सकता है फिर लॉस भी ए को ज़्यादा उठाना पड़ता। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा उठाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी कौन किसके अंडर होगा, कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, ये सब भी आपके ऊपर वैरी करता है ना। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं हमारे, कि जैसे एक और बच गया फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स कौन है? इंसान, जिसको आपने काम पे लगा रखा है, वो भी तो एक संसाधन ही है ना। अब अगर आपके पास लेबर नहीं है काम करने के लिए तो आप काम कैसे करोगे? चलिए अब इसी का एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ करंट से रिलेटेड उठा के। कोविड का चल रहा है, कोरोना चल रहा है, 2 महीने से लेबर खाली बैठी हुई थी। वो लोग बेचारे जहाँ थे वहीं थे, काम कुछ चल नहीं रहा था, उनको खाने पीने की दिक्कतें थी। और ज़्यादातर जो लेबर थी वो कहाँ से आ रही थी? एमपी से, बिहार से, यहाँ से आ रही थी। अब हर कोई सोचता है कि जब मुसीबत का टाइम है तो हम वापस चले जाएं। वो लोग वापस चले गए। भाई पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा, कब क्या होगा। हर इंसान को अपनी जान तो प्यारी है और होनी भी चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी चाहिए, है ना। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि चलो थोड़ी सी आप फैक्ट्रीज़ वगैरह खोल लो। अब गुड़गांवा, दिल्ली, फरीदाबाद ये एक बड़े हब हैं बिज़नेस के, जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होंगी उतनी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी। अब फैक्ट्रीज़ तो खोल ली लेकिन लेबर ही नहीं है, कहाँ से काम करें? तो अब फैक्ट्री वालों ने कहा कि हमारे पास तो लेबर ही नहीं है, क्योंकि वो तो चले गए। अब आपके पास कितनी भी बड़ी फैक्ट्री क्यों ना हो, तो जब आपके पास पैसा है, आपके पास माल है, लेकिन उसको बनाने वाला ही नहीं कोई है, तो काम कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो देखा आपने, अब आज के टाइम उनको क्या रियलाइज़ हो रहा है कि लेबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट। तो लेबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो उनको रखते, उनको संभाल के, और मतलब उनको एक दिक्कतें ना होने देते फैक्ट्री वाले भी, तो वो लोग ना जाते। अब उन्होंने उनको नहीं संभाला तो वो चले गए। अब तो ये चीज़ हो जाती है कि मानव संसाधन भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है आपका बिजनेस चलाने में। तो देखिए, चलिए हम बात कर रहे थे किस चीज़ की? इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो इसके 2 कंपोनेंट्स में हमने पहला कौन सा किया? हमने पहला किया है इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। मैंने यही बताया था ना आपको कि बिज़नेस के 2 हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल।
इंटरनल हमने कर लिया कि ऐसे फैक्टर्स जो बिज़नेस के अंदर उपस्थित हैं लेकिन जिन पर बिज़नेस का कंट्रोल भी, जो बिज़नेस को अफेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को बिज़नेस कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है? जब आंतरिक वाला अंदर था तो बाहरी वाला कहाँ है? बाहर, जो बाहर के हैं। सो सिंपल। लेकिन जो बाहर के हैं उसको भी यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो दो? एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वर्ड्स आ गए हैं ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। माइक्रो का मतलब क्या है? सूक्ष्म वातावरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जो बिज़नेस के बाहर भी हैं, देखो अफेक्ट भी कर रहे हैं, बाहर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बिज़नेस से फिर भी कहीं ना कहीं क्लोज रिलेशन है। वो जैसे एक होती है इंडस्ट्री होती है, एक होती है फर्म। अब आप जानते हो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फर्म कोई भी एक इंडिविजुअल बिजनेस जो काम कर रहा है, और इंडस्ट्री उसमें बहुत सारी फर्में जो एक जैसा काम कर रही हैं। अब जैसे मान लो कि एक्स एक फर्म है जो कपड़े का बिज़नेस करती है, वाई भी एक फर्म है जो कपड़े का बिज़नेस करती है, जेड भी एक फर्म है जो कपड़े का बिज़नेस करती है ना। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है? अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इन तीनों को अगर हम मिला दें तो इकट्ठी फर्में मिलकर एक क्या बना रही हैं? एक, वो क्या बन गया? हमारा उद्योग। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? अगर ये क्लोथ का करती, ये भी क्लोथ का करती, लेकिन ये फर्नीचर का कर रही है, तो फिर जेड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हम किस किस को लेंगे? एक्स और वाई। मतलब एक जैसा व्यापार करने वाली फर्में अगर हैं तो वो हमारा उद्योग कहलाता है कि कपड़ा उद्योग में ये फर्में काम कर रही हैं। ठीक है। और इंडिविजुअली जो कोई पर्सन काम करता है, एक्स वाई जेड वॉट एवर, वो हमारी क्या कहलाती है? फर्म कहलाती है। ठीक है। तो अब हम इन्हीं से रिलेटेड चलते हैं, इनके पॉइंट्स की तरफ साथ साथ करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि कौन से हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, जो बिज़नेस को अफेक्ट भी कर रहे हैं, जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, बिज़नेस के बाहर ही होते हैं, लेकिन उन पर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। और इसके लिए हमारे यहाँ पे दो आ गए हैं। पहली बात हम कर रहे हैं अब सूक्ष्म वातावरण की, माइक्रो एनवायरनमेंट की। अब इसमें अलग से चीज़ क्या है? बाहरी हैं, बाहर से हैं, लेकिन व्यवसाय के साथ इनका क्लोज रिलेशन है। और ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये हर एक बिज़नेस को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। अब अलग अलग ढंग से और इकट्ठे ढंग से क्या चीज़ है? चलिए, जब वन बाय वन हम इनको उठाएंगे ना तो पता चलेगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारी कौन सी आ जाती है? कस्टमर्स की। अब कस्टमर्स हैं, अब क्या जैसा एक कपड़े का व्यापार है, क्या सभी फर्मों के कस्टमर्स एक होते हैं? नहीं, किसी का कोई है, किसी का कोई है, अलग अलग होते हैं, है ना, होते हैं ना। अब जैसे कपड़े का आप बिज़नेस करते हैं या आप गेहूं का बिज़नेस करते हैं। अब आप मान लो कि गेहूं का बिज़नेस कर रहे हो। गेहूं का बिज़नेस, एक तो इंसान ऐसा है जो माल सरकार को देता है, गवर्नमेंट ले देती है उससे। एक ऐसा है कि जो और लोगों को देता है, जनता को दे देता है, भाई जिसको कंज्यूम करनी है आके ले जाओ। कई तरीके के हो गए। एक दूसरी फर्मों को देता है, जैसे कि वो मिलों को दे देगा कि भाई तुम अनाज ले लो अपना, और जो तुमने इसका करना हो वो कर लो। एक आगे किसी को ट्रेडिंग करने के लिए दे देता है कि उसने उससे माल लिया, और उसने, जैसे कि कोई एक ए फर्म थी, अब ए के पास क्या है? चावल है, धान है। अब ए के पास ऑप्शन क्या है? या तो ये दे रहा है गवर्नमेंट को,
ठीक है। या फिर ये दे रहा है कोई भी हाउस होल्ड को, मतलब जो भी हमारा कंज्यूमर है ना। या फिर ये दे रहा है किसी मिल को कि भाई तुम निकाल लो। या फिर चौथा क्या है, वो एक फर्म को ही दे देता है। बी एक फर्म है, वो इससे माल लेगा और आगे बेच देगा, ठीक है। वो ऐसा भी कर सकता है। अब देखो, जो कईयों को माल देता है कोई दिक्कत नहीं है ना ये। और अगर आप एक को ही माल दे रहे हो, मान लो आप सिर्फ सरकार को दे रहे थे, अब आपकी यहाँ पे बिगड़ गई, अब आप क्या करोगे, आपकी तो माल की सप्लाई बंद हो जाएगी, है ना। हो गया ना दिक्कत। तो कस्टमर थे ये, तो कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो गई। अब ये यहाँ पे मिल को देता था, एक ही मिल को माल देता था, मिल वाले ने लेना बंद कर दिया, तो ये क्या कहाँ जाएगा बेचारा, ये तो कुछ ही नहीं कर सकता, इसका तो बिज़नेस ही ठप हो गया। तो वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया ना ये चीज़ तो हमारी। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है, जो कस्टमर है आप एक ना रखें, कई रखें। तो कस्टमर हर एक यूनिट को अलग अलग, मतलब हर एक बिज़नेस के अपने अलग अलग हैं, उनके रूल्स अलग हैं, तो वो अलग अलग ढंग से उसको प्रभावित करते हैं। अब इसी तरह से देखो कि सप्लायर्स आ जाते हैं। सप्लायर्स का भी क्या है, अब आप एक ही जगह से ले रहे हो माल, है ना। अब एक कंपनी थी, अब उसने क्या कहा, उसने देखा मार्केट में 3 लोग थे, XYZ। अब एक दूसरा भी था B। अब A तो लेता है सिर्फ और सिर्फ Y से, लेकिन B कहता है नहीं, मैं तो कुछ X से लूँगा, कुछ Y से लूँगा, कुछ Z से लूँगा, वो तीनों से ले रहा है। अब क्या हुआ कि जो Y है, Y का काम बंद हो गया, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उसने काम बंद कर दिया। उसका काम बंद हुआ तो A तो गया काम से, कहाँ से लाएगा वो माल, एकदम से दिक्कत हो गई ना उसको तो, है ना। तो अब वो क्या करेगा, B को क्या दिक्कत है, B को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि B का तो Y तो गया है, X से भी ले सकता है और Z से भी ले सकता है वो तो, है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा होता है कि जो आपके सप्लायर्स हैं वो भी बहुत सारे होने चाहिए। तो ये भी अफेक्ट कर रहे हैं ना, अलग अलग बिजनेस को अलग अलग करेंगे, ये इकट्ठा नहीं कर रहे ना एक जैसे। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। जैसे कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट ले आते हैं, कोई सेल प्रमोशन कर देता है, कोई कहता है ये चीज़ आप लो, इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा, ये चीज़ लो आप, उसके साथ ये फ्री मिलेगा, होता है ना। तो आप कौन सी चीज़ लाइक करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है, हमें 2 चीज़ों का रेट था, अब मान लो कि आपको एक सोप मिल रही है, एक आपके पास X सोप है, एक Y सोप है। X सोप का रेट जो है वो 10 रुपये है, इस 10 रुपये के साथ वो 2 रुपये का पेन आपको फ्री दे रहा है। दोनों ही अच्छी लग रही हैं, तो आप क्या सोचोगे, आप अब तक ये वाली लेते थे, लेकिन आप सोचोगे भी कोई बात नहीं, ये वाली भी ट्राई कर लेते हैं, अच्छी लगेगी तो इसके साथ पेन भी तो आ रहा है फ्री में। मतलब 10 रुपये दोगे तो आपको 12 रुपये का माल मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ 10 का ही मिल रहा है। तो ये भी अलग अलग होती है। आपके पास हैं, बिज़नेस को क्लोजली हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही पब्लिक होती है। पब्लिक में अब आप क्या कर सकते हो, पब्लिक में आ गया जैसे कि जो भी आपकी कोई स्थानीय जनता है, मीडिया है, वो है। अब क्या है, अब पब्लिक कहती है कि भाई नहीं, कोई काम ऐसा है जिसमें आपका बहुत लाउडली वो काम होता है, मशीनों का बहुत शोर आता है, तो लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, हमारे आप रेजिडेंशियल एरिया में आपने लगा लिया, ये यहाँ नहीं करना, वो बंद करवा देते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी है मीडिया है, अब मीडिया किसी भी चीज़ को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। जब आपके ऊपर सारी देर ये रहेगा कि भाई हाँ, हमारी ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, 10 लोग उस चीज़ को कह रहे हैं, तो नो डाउट आपके मन में भी कहीं ना कहीं हो जाएगा ये चीज़ अच्छी है। होता है ना, हम जो सुनते हैं, जो हम देखते हैं, हम वही करते हैं, तो उससे उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है। ऐसे ही होते हैं मार्केट इंटरमीडिएटरीज। अब ये क्या चीज़ें हैं, इसमें भी वही चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत डिपेंड करता है जो माल बना रहा है, जो माल जिसको बेचा जा रहा है, उसके बीच में एजेंट होना। एजेंटों के पास तो टैक्ट है भाई, वो किसी को भी माल बेच सकते हैं, अपनी बातों से वो इतना इम्प्रेस कर देंगे, ये माल बहुत अच्छा है, ऐसे है वैसे, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे
अगर आपके पास एजेंट नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये भी समझने वाली बात हो जाती है। तो ये कौन से थे ऐसे तत्व थे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थे, लेकिन जो कौन से थे, माइक्रो। अपने नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना है।